नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात और मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे वंदे मातरम की। वंदे मातरम जिसे हाल ही में सम्मान देने के लिए बाकायदा संविधान में संशोधन कर सदन से पूरी बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर इसे नियम बना दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया और अब इसको लेकर जो सियासत हो रही है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में यह प्रस्ताव पास किया कि हम नए जो दो पैरा जोड़े गए हैं, जो दो पैरा की कुछ लाइनें जोड़ी गई हैं, उन्हें नहीं गाएंगे। ये कांग्रेस ने अपनी बैठक में फैसला कर लिया, प्रस्ताव पास कर दिया और कहा कि 1937 में हमने तब भी कहा था कि हम वो नई लाइनों को जो लाइनें छोड़ी गई थी उन्हें नहीं गाएंगे और अब भी हम नहीं गाएंगे। इसे लेकर बीजेपी कह रही है कि जब 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के दो टुकड़े किए थे तो नींव रख दी थी कि देश विभाजन की तरफ चला जाए, और वही हुआ। मुस्लिम लीग की मांग पर उस वक्त कांग्रेस ने तुष्टीकरण, कथित तौर पर यह आरोप बीजेपी लगाती है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम लीग की मांग को स्वीकार किया और उसके बाद पहले वंदे मातरम के टुकड़े किए और फिर देश के टुकड़े किए। अमित शाह साहब कह रहे हैं कि अब एक बार फिर से इन्होंने वही तुष्टीकरण की चाल चली है। कांग्रेस का कहना है कि दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। हमारे असली मुद्दे वंदे मातरम नहीं है, यह बीजेपी का मुद्दा है। हमारा मुद्दा तो युवा, रोजगार, पेपर लीक, ये तमाम चीजें। लेकिन सियासत के जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी ने लगातार बढ़ते दबाव, जो एथेनॉल को लेकर के था, जो राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर के था, जो पेपर लीक और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के था, जितना भी दबाव बना हुआ था उससे बचने के लिए बहुत सारी व्यू रचना की थी। उसमें वंदे मातरम भी एक था और वंदे मातरम के ट्रैप में कांग्रेस फंस गई। अब पूरा का पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स वंदे मातरम गाने का विरोध करना सही है या गाना सही है, इस पर आ गया। तो क्या कांग्रेस अनजाने में बीजेपी की पिच पर आ गई, उसके कोर्ट में आ गई जहां पर वो बहुत मजबूत है, और वंदे मातरम नहीं गाने से कांग्रेस को इसका पॉलिटिकल फायदा होगा या नुकसान? बीजेपी जिस दबाव में थी क्या उसे कम कर पाएगी और थोड़ी राहत की सांस उसे मिलेगी? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने आज क्या कहा कांग्रेस के इस फैसले को लेकर वंदे मातरम पर। उधर जयराम रमेश क्या कह रहे हैं और वो किस चीज को जरूरी बता रहे हैं, जरा दोनों के बयान सुनिए। कल कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति ने एक आश्चर्यजनक और देश विरोधी फैसला लिया है। कांग्रेस का यह निर्णय केवल और केवल इनकी घोर तुष्टीकरण की नीति की पुष्टि करता है। मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे। वंदे मातरम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। उस प्रस्ताव में जब पारित किया गया, सीडब्ल्यूसी की बैठक में महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत और अन्य नेता, आचार्य नरेंद्र देव मौजूद थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के सलाह से ही वो प्रस्ताव पारित किया गया था और उस पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष ने उस प्रस्ताव के कुछ अंश भी पढ़े और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। उधर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक इस पूरे मामले पर वहां भी सियासत हो रही है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के स्थानीय नेता, जरा ये भी सुनिए। इंदौर जैसे स्थान पर नगरपालिका निगम इंदौर में उनके पार्षदों ने जो वंदे मातरम का अपमान किया और उस पर उनने कोई कार्रवाई न करके वंदे मातरम के प्रति अपनी भावना का प्रकटीकरण किया, और अभी ये दो अंतरे गाएंगे, एक अंतरा गाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन देश उनको माफ नहीं करने वाला। बिल्कुल नहीं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है और यही गीत है आजादी की लड़ाई में जिसको गा के लोग देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। हंसते हंसते फांसी का फंदा को चूम लिए। तो इतनी ताकत इस राष्ट्रीय गीत में है, इसका सम्मान होना चाहिए। इनको शर्म करना चाहिए
जो ये कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे। वंदे मातरम पूरा गाना पड़ेगा, गाना चाहिए, नहीं तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, मैं पूरी कांग्रेस से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि कांग्रेस को इस बात को समझ लेना चाहिए कि उसका झगड़ा राजनीतिक तौर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी से लड़े, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से ना लड़े। कांग्रेस हर हमेशा ये भूल करती जा रही है कि वो राष्ट्रगान से लड़ती है, वो राष्ट्रगीत से लड़ती है, वो हिंदुओं से लड़ती है, वो सनातन से लड़ती है। और कुल मिलाकर कांग्रेस का जो चरित्र है पूरे देश के अंदर ये निकल कर आ गया कि जिन्ना के मरने के बाद अगर जिन्ना किसी की आत्मा में प्रवेश किया है तो वो कांग्रेस की आत्मा में प्रवेश किया है। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के एक नेता नहीं, 1 लाख छोटे बड़े नेताओं के नाम आएंगे देश की आजादी के लड़ाई के लिए, देश की स्वतंत्रता में अपने योगदान के लिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक नाम बता दो, सिर्फ एक। हमें सिखाएंगे कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, राष्ट्रगीत क्या होता है, राष्ट्रगान क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के 20, 30, 40, 50 नेताओं के नाम मैं बता सकता हूँ जिन्होंने समय समय पर देशभक्ति का तो नाम लिया, राष्ट्रवाद का नाम लिया, हमसे बड़े राष्ट्रभक्त कोई नहीं है उसका नाम लिया, पर उन्होंने राष्ट्र के साथ धोखा किया। जिनको वंदे मातरम नहीं आता, लेकिन वो देश के भारतीय है, हिंदुस्तानी है, तो हमें इस गाने के विवाद के बजाय ये जानना चाहिए कि हम हिंदुस्तान ये है और हम गर्व से कहते हैं भारतीय। मैं इस पे बात करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। वंदे मातरम के बारे में आजादी के पहले यदि 5 लोग भी वंदे मातरम गाते हुए निकल जाए तो गोली मार दी जाती थी अंग्रेजों के समय में। और ये तब मुखबिर नहीं कर रहे थे, तलवार चाट रहे थे। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के कार्यक्रमों में वंदे मातरम कब गाया गया, इसकी शुरुआत कब हुई? मेरा पहला प्रश्न है, ये बता दे। हम तो लगातार गाते रहेंगे, और कांग्रेस के कारण से शुरू हुआ। और आइए अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे, वंदे मातरम पर बढ़ गई सियासत, कांग्रेस को नई पंक्ति गाने में क्या है दिक्कत? 1937 का प्रस्ताव क्यों आया याद, संविधान बढ़ा या पार्टी, कौन देगा जवाब? ये जवाब मांगा जा रहा है। कांग्रेस बोली हमारा मुद्दा युवा और शिक्षा, बीजेपी बोली कांग्रेस ने फिर तुष्टीकरण चुना। वंदे मातरम पर कांग्रेस सही या बीजेपी? क्या बीजेपी के ट्रैप में कांग्रेस फंसी? सीधा सवाल करेंगे भाई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, एक एक कर सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ बीजेपी से हमारे साथ जो नए नेता जुड़ गए हैं, वैभव बैस जी प्रवक्ता हैं, बहुत युवा हैं और बहुत ओजस्वी बातें करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत ही अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानून की भी जानकारी रखते हैं, प्रसिद्ध वकील भी हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। संविधान के एक्सपर्ट, देश के जाने माने नाम हेमंत गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर पूरे देश पर पहचाने जाने वाले नीरज महरे जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर के जेपी धनोपिया जी आपके पास आता हूं। धनोपिया जी, ये वंदे मातरम का जब प्रस्ताव लाया गया था उस वक्त आप ही कह रहे थे कि देखिए देश में कितने बड़े मुद्दे चल रहे हैं और ये वंदे मातरम का मामला उठा करके ला रहे हैं, मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। फिर जैसे तैसे मामला ठंडा पड़ा था, अभी एथेनॉल चल रहा था, पेपर लीक चल रहा था, राम मंदिर चंदा चोरी चल रहा था, और आप लोगों ने जाकर के CWC में प्रस्ताव पास कर दिया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। क्या आप बीजेपी के कोर्ट में नहीं आ गए, वो जहां खींचकर लाना चाह रहे थे देश की सियासत को? जेपी धनोपिया जी, सीधा सवाल। देखिए अभिलाष जी, कौन किसकी कोर्ट में आ गया ये मुद्दा नहीं है। देश के अंदर आज जो परिस्थितियां हैं उनके देखते हुए और जो वर्तमान उन्होंने एक मुद्दा बना खड़ा किया है, देखते हुए चर्चा करने की आवश्यकता है कि वंदे मातरम का विरोध तो किसी ने किया नहीं। वंदे मातरम के शब्दों का प्रयोग करने वाले लाखों सेनानी कौन से थे जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया? भारतीय जनता पार्टी आता पता ही नहीं था, इनके तो कोई लोग ही नहीं थे। एक भी आदमी इनके पास ऐसा नहीं है जो उस समय लड़ाई में रहा हो। कांग्रेस पार्टी के 1937 में जो CWC की मीटिंग हुई उसमें निर्णय हुआ कि वंदे मातरम के इन 2 छंदों को किया जाएगा। और ये प्रस्ताव किसने रखा था जानते हैं आप? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रखा था। और कांग्रेस पार्टी CWC के निर्णय से बंधी हुई है। उन्होंने इस बात को किया हुआ है। कहां उसमें गलत है और कहां उसमें स्थिति ऐसी होती है? कोई कानून में ऐसा उल्लंघन नहीं किया है। 24 जनवरी 1950 को जब ये अंगीकार किया गया संविधान में, तब भी सिर्फ 2 ही पैरा लिए गए थे।
ये 6 पैरा वाली बात तो थी ही नहीं। और फिर इसके बाद में आप कोई गाए या नहीं गाए, आप बात तो नहीं कर सकते ना। कानून में ऐसे कहाँ आ गया कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, नहीं गाएगा तो क्या होगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में भी अंतर नहीं मालूम होगा। ये तो आज उंगली कटा के शहीद होने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ आता है कि किस तरह माहौल बिगाड़ो, लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ो, धनुपिया जी, इस तरह का माहौल धनुपिया जी, लेकिन आप तो कानून के बड़े विशेषज्ञ हैं। को देखिए धनुपिया जी, आप कानून के बड़े विशेषज्ञ हैं। अब जब इसे पास करा दिया गया संसद से और इसके सम्मान को जरूरी बना दिया गया और आप आधा गाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि क्या वो कानून का उल्लंघन नहीं होगा, संविधान की का अपमान नहीं होगा? टेक्निकली आप मुझे बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है कानून में। किसी भी व्यक्ति को गाने के लिए, पूरा गाने के लिए बाध्य नहीं किया गया है, बंदिश नहीं लगाई गई है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में बड़ा अंतर है। राष्ट्रगान जो हमारा है जनगण मन अधिनायक वाला, वो पूरा 52 सेकंड का पूरा गाने के लिए और आदमी को सावधान होकर खड़े रहने के लिए बाध्यता है। उसका किसी तरह का भी अगर कोई दुरुपयोग करता है या अपमान करता है तो उसमें कार्य होती है। वंदे मातरम में 6 छंद गाने के लिए कहां बाध्यता है कि 6 गाने ही पड़ेंगे, कितनी देर में होंगे 6 छंद? तो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे लोगों को याद नहीं होंगे भाई। तो ये है कि हाँ, अपमान नहीं करेंगे, हम गाएं या नहीं गाएं, खड़े रहेंगे, मौन खड़े रहेंगे, अपमान नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती इसके अंदर। कोई कानून ऐसा नहीं है कि आपको खड़े रहने पर, चुप रहने पर आपको बाध्यता सकल अधिकार के साथ में भुगता सके। ठीक है, चलिए, अदालत का जवाब आप दे सकते हैं, संविधान का जवाब दे सकते हैं, लेकिन आम लोग जानना चाहते हैं कि वो जो 2 पैरा जुड़े थे उसमें ऐसा क्या था जो आप नहीं गाना चाहते? बहुत सीधा सवाल, उसमें ऐसा क्या है, उससे दिक्कत क्या है कि कांग्रेस ने मना कर दिया हम नहीं गाएंगे? शुरू के 2 पैराग्राफ जो है, हाँ, वही तो ओरिजिनल है। नहीं, ओरिजिनल 1950 से आज तक चल रहे हैं भाई ना, चल तो रहे हैं। वो क्या मेजोरिटी के धर्म विशेष का, आज भी चल रहे हैं। नहीं, वो क्या मेजोरिटी के धर्म विशेष की पूजा पाठ पद्धति से जुड़ जाते हैं? इसलिए 2026 में आपने संसद में प्रस्ताव पास कर दिया, हाँ, प्रस्ताव पास कर दिया कि पूरा रहेगा, करिए ना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में करिए, कौन मना कर रहा है? हमने मना तो किया नहीं है, हमारे भी कार्यक्रम शुरुआत होती है, हम कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आप कानून ने ये बाध्यता नहीं दी है कि आपको उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, गाने पड़ेगा। हाँ, अपमान नहीं करेंगे, उसका किसी से दुर्भाव नहीं करेंगे, चलिए ठीक नहीं करेंगे, ये सारी चीजें हमारे। वैभव जी, कानून बनाया तो था आपने, लेकिन उसमें आपने ये कहीं उल्लेख नहीं किया कि पूरा ही गाना पड़ेगा, जितने छंद हैं सारे 6 छंद गाने पड़ेंगे, 5 गाने पड़ेंगे ये। और वो जो बीच का गैप था, कांग्रेस वहां कह रही कि हम रहेंगे, खड़े रहेंगे, सम्मान देंगे, गाएंगे नहीं। अभिलाष जी नमस्कार। कानून का अगर अध्ययन करेंगे तो आप उसमें पाएं, कानून का आप अगर अध्ययन करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि पूरे 6 छंद गाना अनिवार्य है और उसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है, 3 मिनट और 10 सेकंड। ये है, आधी अधूरी जानकारी दे रहे थे कांग्रेस के नेताजी। बहरहाल, कांग्रेस को देश के लिए किसी भी प्रतीक चिन्ह के लिए सम्मान देने में इतनी समस्या क्या है? पहला सवाल यह है। देश के राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को सम्मान देने में समस्या क्या है? कांग्रेस का सीधा सीधा मैसेज अपने वोटर विशेष के लिए, अपने वर्ग विशेष को मैसेज देना चाहती है कि हम ये नहीं मानते, क्योंकि एक वर्ग विशेष को सबसे ज्यादा आपत्ति है वंदे मातरम से, और अभी आने वाले समय में यूपी में चुनाव है, बैंक है, तो कांग्रेस का मैसेजिंग स्पष्ट है, देश देख रहा है। दूसरा विषय, अगर 1937 में हुए अधिवेशन के आधार पर कांग्रेस पार्टी फैसला कर लेती है कि हम इसके 2 छंद गाएंगे या 3 छंद गाएंगे या नहीं गाएंगे, तो फिर संविधान की इतनी कस्में क्यों खाते हैं राहुल गांधी? फिर संविधान का औचित्य क्या है? कल एक राजनीतिक दल, कोई दूसरा राजनीतिक दल आ जाए कि हम देश का तिरंगा नहीं मानेंगे, कल एक कोई राजनीतिक दल आ जाए वो बोल दे कि हम देश का 3 तलाक वाला नियम नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं चलता। देश संविधान से चलता है। कांग्रेस पार्टी संविधान के सम्मान करने का सिर्फ दिखावा करती है, जबकि इनके संविधान से कोई लेना ही देना नहीं है। ठीक है, अब ये संसद में लाके इसको कानून बना दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल राजद्रोह और देशद्रोह के जैसा अपराध है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, आप जो करना है कर लीजिए। लेकिन वैभव जी, यहां सवाल यह है कि अगर पूरा राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत नहीं गाना अपराध है और कानून में इसकी पूरी संविधान के जरिए या जो आप प्रस्ताव लाए उसके जरिए पूरी इसकी व्याख्या स्पष्ट है, तो फिर क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है या आगे आप करेंगे? क्या जितने कांग्रेसी अगर मान लीजिए नहीं गाते हैं पूरे छंद, तो क्या उन पर कानूनी कार्रवाई होगी? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी और कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को भी तो अपने नैतिकता में और अपने अंदर एक बार झांक के देखना चाहिए कि देश के राष्ट्रगीत को गाने में आपको किस चीज की समस्या है? सिर्फ आपका वोटर नाराज हो जाएगा, एक वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा,
ठीक। वो आपको वोट नहीं देगा। कब ठीक। तक इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे हम लोग अभिलाष जी? ठीक है, चलिए मैं जल्दी से अब आ जाता हूं हेमंत जी आपके पास। हेमंत जी, जयबाब जी 52 साल तक मुख्यालय पर आरएसएस में झंडा नहीं ना ठीक है, धनोपिया जी आऊंगा आपके पास, धनोपिया जी आऊंगा, तिरंगे पर भी हम लोग बहस कर चुके, आऊंगा इस पर भी। मैं अपने समय पे उसका भी जवाब दे दूंगा सर। ठीक है आऊंगा, मैं आऊंगा, ठीक है। हाँ, मैं जल्दी से आ गया हूं हेमंत जी के पास। हेमंत जी, संविधान के द्वारा बनाया गया कोई भी नियम कानून बाध्य होता है या नहीं, और इस कानून को लेकर स्पष्ट कर दीजिए। कांग्रेस कह रहे हैं कि इसकी व्याख्या में कहीं नहीं लिखा है कि पूरा ही गाना है, और बीजेपी कह रही है कि इसकी व्याख्या स्पष्ट है, पूरा गाना है, 2 मिनट 10 सेकंड के अंतर में या 3 मिनट के 10 सेकंड के अंदर में गाना है, जो भी उन्होंने स्पेसिफिक टाइम बताया। संविधान में उल्लेख क्या है इसका, और यह कितना बाध्यकारी होता है? देखिए, संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। ठीक, संविधान सभा का निर्णय क्या था? उन्होंने कहा था, उसके राष्ट्रपति कौन थे उस वक्त? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा वंदे मातरम गान का बराबर सम्मान मिलना चाहिए, और ये देश के स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक योगदान का एक मापदंड है, और इसे पूरा गाना ही, चूंकि बंकिम चंद्र के, चूंकि 1857 में उन्होंने लिखा बंकिम चंद्र को, उन्होंने कहा कि इनके वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का, तो क्या ये लिखा कहीं था कि 2 ही छंद को राष्ट्रीय गीत कहा जाएगा? ये कहां लिखा गया था? ये चूंकि देखिए मुस्लिम तुष्टीकरण की बात थी, और उस वक्त हुआ था क्या, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी 28 अक्टूबर 1937 को, उस समय कुछ समुदायों को आपत्ति थी। कुछ समुदाय मतलब मुस्लिम, डायरेक्ट ऑर्डर एक्शन डे चल रहा था, मुस्लिम इम्पीचमेंट की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो देश की आजादी में सब लोग लगे हुए हैं, तो अभी जो विविधता है उसको बांध कर रखने के लिए हम कलकत्ता में, जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू भी थे, सुभाष चंद्र भी थे, महात्मा गांधी भी थे, इन्होंने कहा कि 2 खंड गाया जाएगा। लेकिन ये कब की बात थी? 1937। देश कब आजाद हुआ? 1947। संविधान सभा कब बनी? 1950 में। ये डिक्लेरेशन हुआ 26 जनवरी को। और जब राष्ट्रपति ने कहा कि इसको हम आत्मसात करते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या 2 छंद राष्ट्रपति ने कहा? ये कहां लिखा है कांग्रेस? ये बता दें। अगर देश की संविधान सभा और देश के संविधान को इस तरह अगर ये मनमाना ढंग से करेंगे, तो सबसे पहले तो इन लोगों के पर ये ऑर्डर रिलेटिंग टू द नेशन सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो आधिकारिक रूप से कानून बन गया है, तो इन लोगों की तो अरेस्टिंग होनी चाहिए। ये देशद्रोह का मामला है, ये देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये ला रहे हैं, तो दे मस्ट बी अरेस्टेड। ये तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होने का मतलब है। अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तो ये कोर्ट की, अब इसको क्या मैं बताऊं, मैं एक अदालती आदमी हूं इसलिए बता रहा हूं, ये अवहेलना माना जाएगा कानून का भी और देश के संविधान का भी। हेमंत जी, लेकिन जो नया अभी अमेंडमेंट हुआ है वंदे मातरम को लेकर, क्या उसमें स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड है कि किस तरह से सम्मान देना है? कांग्रेस की प्ली जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पर कितनी सॉलिड है, कितना उसका बेस मजबूत है कि हम पूरा नहीं गाएंगे, अपमान नहीं करेंगे, खड़े रहेंगे? बिल्कुल 31 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से लिखा है, एकदम कानून बनाते हुए, कि वंदे मातरम के पूरे 6 छंदों को आधिकारिक संस्करण बना दिया, और कहा कि आदेश के मुताबिक जब राष्ट्रीय गीत गाया जाए तो आधिकारिक यानी पूरा संस्करण गाया जाए, और इसकी टाइमिंग 3 मिनट 10 सेकंड बताई गई। ये कांग्रेस कहां से रूल लाती है? कानून के नजर में जब सब बराबर हैं, आर्टिकल 14 का वायलेशन अगर ये करेंगे, तो ये आर्टिकल 19 को लेकर के अपना अधिकार नहीं बता सकते। हाँ, एक बात जरूर मैं कांग्रेस बताऊं, उन्होंने कहा कि मेरा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, हम अपने ऑफिस में 2 छंद गाएंगे, लेकिन सरकारी जगहों में जो 6 छंद गाए जाएंगे वो इनको मान्य है। तो एक आंख में सुरमा, एक आंख में काजल, ये कैसा कानून है? ये कैसे मानने वाले लोग हैं? ये कैसी कांग्रेस पार्टी है जो अभी भी मुस्लिम लीग की थ्योरी पर चल रही है कि 2 नेशन 2 फ्लैग 2 कॉन्स्टिट्यूशन? ये कैसा इन लोगों का रूल है? चलिए ठीक है, मैं तो जल्दी डिवाइडेड रूल की पॉलिसी आ गई ना। ठीक है, यही बात आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कह रहे थे। मैं जल्दी से अब आ जाता हूं नीरज जी आपके पास। नीरज जी, बहुत पॉलिटिकल कहते हैं ना कि डिस्कोर्स पूरी तरह बदल गया रातों रात। कल सीडब्ल्यूसी बैठक में यह फैसला हुआ, और आज देखिए सियासत किस दिशा में मुड़ गई। बीजेपी को बड़ा रिलीफ मिल गया क्या? बीजेपी जो चाह रही थी वो हो गया क्या? और कांग्रेस क्या सेल्फ गोल कर गई? इस चीज को टाला जा सकता था, या कांग्रेस का बहुत ही कैलकुलेटिव मूव है, उसे जिसे खुश करना है वो करना है? कैसे देख रहे हैं सर आप?
देखिए अभिलाष जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, ये आजादी से पहले का मूल मंत्र है हमारा। और उसको मुझे लगता है कि जब कानून बन गया है तो राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, देश के हर नागरिक को गाना ही चाहिए। और ये देश की अस्मिता का सवाल है, देश की अस्मिता इससे जुड़ी हुई है। दूसरी बड़ी बात कि उसमें तमाम क्लॉज ऐसे हमारे बड़े विशेषज्ञों ने भी बताए, वकील साहब ने भी बताया, उन्होंने भी बताया, उन सब चीजों की बात भी महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि 2047 में विकसित गणराज्य बनाने का दावा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रगीत से क्या देश विकसित गणराज्य बन जाएगा, कि पहलवान से बनेगा, किसान से बनेगा, नौजवान से बनेगा, कि पेपर लीक से बनेगा। इन सब चीजों की बात होनी चाहिए। मूल मुद्दे जो जनता के, उन पे बात क्यों नहीं हो रही है? आप निश्चित रूप से लगातार ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे, चूंकि अभी देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, आप चूंकि चाहते हैं राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव हो, आप चाहते हैं सनातन के नाम पे चुनाव हो, आप चाहते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव हो, मंदिर मस्जिद के नाम पे चुनाव हो, लेकिन जनता अब मूल मुद्दों की बात कर रही है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत गाना हमारे देश में अनिवार्य होना भी चाहिए। हम खुद दावा करते हैं, मांग करते हैं सरकार से, लेकिन समस्या इस बात की है कि इन सब विवादों के लिए सदन के पास भी समय है। मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट का खर्चा 3 लाख रुपया आता है पार्लियामेंट चलाने का, लोकसभा और राज्यसभा। तो क्या ये लोकसभा और राज्यसभा आम आदमी की समस्याओं के लिए बनी है, आम आदमी की चीजों की जिम्मेदारियों की चर्चा करने के लिए बनी है, कि तमाम ऐसी चीजों को भी ले आते हैं आप? तो मुझे लगता है कि आप कानून की, संविधान की वो लोग बात कर रहे हैं जो 160 सांसदों को निलंबित करके संसद चला सकते हैं और विपक्ष पे लगातार आरोप लगाते हैं कि पार्लियामेंट नहीं चलने दी जा रही। तो मुझे लगता है कि जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स से जो पार्लियामेंट चल रही है, उसी में जनता के मुद्दों की बात नहीं हो रही। और रही बात तमाम ऐसी चीजें जो लगातार कही जा रही हैं, वो मुझे लगता है कि देश में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी की गारंटी देश में चलती है और मोदी जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 2047 में विकसित गणराज्य भारत को बनाना है। तो कैसे बन पाएगा? क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों से हो पाएगा? तो मुझे लगता है कि जनता के मूल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा कि राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, देश के हर नागरिक को उसका सम्मान करना चाहिए, उसको गाना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। मैं वापस आता हूं धनोपिया जी आपके पास। धनोपिया जी, जब सीडब्ल्यूसी की बैठक कल खत्म हुई रात को, उस वक्त मैं देख रहा था, तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी हो रही थी तो साफ तौर पर यह कहा गया कि हमारा मुद्दा वंदे मातरम नहीं है, हमारा मुद्दा युवा है, हमारा मुद्दा पेपर लीक है, हमारा मुद्दा रोजगार है। जब कांग्रेस का मुद्दा वंदे मातरम नहीं था, तो आपने यह फैसला लेने की जहमत क्यों उठा दी साहब? क्या आपको लगता नहीं कि इससे आपने युवाओं को पीछे धकेल दिया, पेपर लीक के मुद्दे को पीछे धकेल दिया, राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को पीछे धकेल दिया, एथेनॉल को पीछे धकेल दिया? क्या आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं है, या आपको लगता है कि इन मुद्दों से बड़ा वो जो सो कॉल्ड कथित तौर पर तुष्टीकरण है वो है? अगर देश हित के बारे में ही सोच रहे थे तो टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। इतने दबाव में पहली बार केंद्र सरकार थी जितने जो पूरा माहौल बन रहा था, और आपने ऐसा लगता है कि उस पूरे प्रेशर को पिन करके उस पूरे प्रेशर को रिलीज कर दिया उनके लिए। नहीं अभिलाष जी, कुछ रिलीज नहीं हुआ। भारतीय पार्टी और उनके जो आका लोग हैं आज भी बड़े टेंशन में हैं, परेशान हैं। इस देश के अंदर बेरोजगारी, युवाओं की जैन जी का जो आंदोलन, जंतर मंतर पर हुए आंदोलन, सारी चीजें, नीट की परीक्षाएं, अभी आपने देखा झारखंड में कितनी परीक्षाएं कैंसिल हो गई, कितने अफसर हो गए। सरकार आज भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। ये तो भारतीय पार्टी के लोगों का एक इशू है कि हम इस तरफ टर्न करें मामले को, जिस तरफ चला जाए। मेरा कहना, हमने कहा है, कानून क्या कहता है, जो अपमान करेगा उसको सजा होगी, उस पर कार्रवाई होगी। अपमान कहां कर रहे हैं हम? अपमान तो नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन सम्मान तो नहीं कर रहे में शामिल हैं। लेकिन आप सम्मान तो चल रहा है ना धनोपिया जी, अपमान नहीं करना, सुनेगा, बोलेगा, गाएगा, उसको रोके थोड़ी है। ना लेकिन आप हमारे पर्सनल कार्यक्रमों के अंदर भी अगर आप कहेंगे बाध्यता होगी, उधर 15 अगस्त से झंडा बंदने के अवसर पर इन्होंने आपत्ति दी कि साहब आपने कार्य रोका, कार्यक्रम रोका तो नहीं है। उसके लिए हम लोगों के प्रस्ताव लाना पड़ा कि अगर इस तरह के कार्यक्रमों में आप बंदिश लगाने की बात करेंगे तो गलत है। ये जो प्रस्ताव पास हुआ है संसद में जो आया है, उसमें सजा का प्रावधान उनके लिए है। यहाँ अपमान करेंगे, यहाँ उसका विरोध करेंगे, हो रहा है, यहाँ अपमान कर रहे हैं। हम जितना गाना हम गाएंगे, हम जा थोड़े ना छोड़ के उस कार्यक्रम को। कार्यक्रम में कार्यक्रम चल रहा है पूरा 3 मिनट 10 सेकंड का, तो अटेंड करेंगे ना पूरा। धनोपिया जी, अब यहां पर आपने गड़बड़ कर दी। आपने कहा कि वो जो सोनिया गांधी जी वाला इंसिडेंस आप ले आए,
उस वक्त जब यह सवाल बीजेपी उठा रही थी कि देखिए सोनिया जी को आपत्ति है वंदे मातरम पूरा गाने से और वो रोक रही हैं, तो आप कह रहे थे नहीं वो कुर्सी मंगा रही थी, उन्हें वंदे मातरम से आपत्ति नहीं है। बनाया वो कुर्सी की बात कर रही थी। खड़गे जी, हाँ। खड़गे जी 83 साल के व्यक्ति हैं, हाँ। इतनी देर खड़े होने दिक्कत थी, उन्होंने कुर्सी लेके आई है बैठने के लिए, उसके लिए आपने उसको बोल रही तो फिर आगे भारतीय पार्टी ने इसको करके हो गलत तरीके से पेश कर दिया, इसलिए बात करना पड़ी, इसलिए प्रस्ताव लाना पड़ा, इसलिए बात करना पड़ी है। ऐसा क्या होता है कि जब देश के स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी जा रही होती है तब कांग्रेस कहती है, उस वक्त तो कोई बुजुर्ग नेता नहीं था जो नहीं बैठ सकता था, तब भी वंदे मातरम गाने को लेकर के ऐतराज जताया गया, और आज देश की आजादी के इतने साल बाद भी वंदे मातरम को पूरा गाने को लेकर ऐतराज है, और ऐतराज भी उन्हीं छंदों को लेकर के है जो मेजॉरिटी की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। हम ऐसे नहीं है जी। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर पर 52 साल तक राष्ट्रध्वज नहीं फहराया गया। ठीक है, हम इस तरह का काम नहीं करते हैं। देशभक्ति में कांग्रेस के ही लोग थे, हाँ। आज जितने लोग हैं सब कांग्रेस के ही हैं। भारतीय पार्टी के तो उंगलियों पर गिनने लायक भी आदमी नहीं है। एक आदमी नाम बताइए, हमारे मित्रों से पूछिए क्या इनको ये मालूम है राष्ट्रगीत का और राष्ट्रगान में अंतर है, तो गा के बता सकते हैं क्या? अरे किसी को नहीं मालूम साहब, ये सिर्फ लोगों को गुमराह करके आपका सद्भाव बिगाड़ कर जो चुनाव आने वाले हैं उसमें फायदा उठाने की बात करते हैं। जनता समझ चुकी है, हर युवा के साथ धोखा हो रहा है, हर परिवार के साथ धोखा हो रहा है। वैभव जी के पास समझ रहे हैं आने वाले समय में अब भारतीय पार्टी कुर्सी खिसकना तय है। वैभव जी के पास आते हैं। वैभव जी, अभी आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि ये तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा राज्य है, वहां चुनाव है, अपने वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार केंद्र में इतने सालों से, आज आपको वंदे मातरम को सम्मान देने की याद आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि आपका भी वोट बैंक का डर आपको लग रहा था कि खिसक ना जाए। आपको इतने दिनों बाद सम्मान देने की बात क्यों आई? आप जिस दिन आए थे पहले दिन ऐलान कर देते वंदे मातरम को हम, या अपने घोषणा पत्र में डाल देते वंदे मातरम को पूरा सम्मान दिया जाएगा। आप भी तो मौका देख करके, मौके की नजाकत, वोटों का गणित, यही देख करके डिसीजन ले रहे हैं ना। तो अगर वो सियासत कर रहे हैं तो वंदे मातरम पर, तो वंदे मातरम पर बीजेपी कहां सियासत छोड़ रही है? अभिलाष जी, पहले मैं धनोपिया जी के बातों का जवाब दे देता हूं। सर, मैं पूरे 6 पद का आपको वंदे मातरम यहां गा के सुना सकता हूं, लेकिन ये समय की बाध्यता है। एक विषय, अभिलाष जी, अब मैं आपके विषय पे आता हूं। मैं सम्मान करूंगा आपका। अभिलाष जी, अपमान करना जो होता है ना, कांग्रेस ये इंटेंशनली करती है। धारा 370 जब हटाई गई थी देश से, तो कांग्रेस के नेताओं और उनके सहयोगियों ने कहा था कि धारा 370 और 35 से हटाएंगे तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज दिख रहा है कश्मीर में कौन कौन क्या क्या उठा रहा है। जीएसटी का जब कानून बना के आधी रात को संसद से पास कराया गया, तब राहुल गांधी ने इसका नाम रखा गब्बर सिंह टैक्स। 3 तलाक को जब कानूनी रूप से अवैध बताया गया, तब कांग्रेस पार्टी इसको बोली कि हम इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक के लिए इंटेंशनली ऐसे बार बार मैसेज देती है, देते रहेगी। मैं जयराम रमेश जी का स्टेटमेंट सुन रहा था कि 1937 में अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के तय हुआ कि 2 पद गाए जाएंगे। आपको पता है कि जितने लोगों का नाम लिया जयराम रमेश जी ने, 1907 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी कांग्रेस छोड़ दिए थे। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ दिए थे। उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का नाम लिया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने 1942 में कांग्रेस छोड़ दी थी। आप अपने गिरबान में झांक के देखिए ना सर, कि कांग्रेस पार्टी का स्तर क्या है। दूसरा विषय, अभिलाष जी, 1972 में ये राष्ट्रीय चिन्हों के लिए, राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए अधिनियम बना था कि इनके अपमान करने पर सजा होगी। उस समय इन लोगों ने वंदे मातरम को उसमें शामिल क्यों नहीं किया? वंदे मातरम के 50 साल पूरे हुए तब इन्होंने कोई कार्यक्रम कराया क्या? हम जब सत्ता में थे, हमारी सरकार थी, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए, हमने पूरे देश में कार्यक्रम कराया। यह हमारी नीयत दिखाता है राष्ट्रगीत के प्रति हमारा क्या सम्मान है और हम कितना सम्मान करते हैं। एक किसी पार्टी की वर्किंग कमेटी, CWC, चोर वर्किंग कमेटी, वो बैठ के निर्णय ले लेगी ना, तो उससे देश नहीं चलेगा। देश चलेगा संविधान के हिसाब से। राहुल गांधी जी संविधान की किताब सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए रखते हैं क्या? ठीक, देश संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की CWC में क्या होता है, इससे देश इत्तेफाक नहीं रखता, और जो राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेगा वो कानूनी कार्रवाई का सामना करेगा और सजा पाएगा। ठीक है वैभव जी, आपने बताया नहीं कि आपने इतने देर क्यों कर दी वंदे मातरम को सम्मान देने? गाने के लिए नहीं गा रहे हैं, आदमी खड़ा हुआ तो कौन सजा हो जाएगी? कौन से सर, मैं वही बता रहा था, वंदे मातरम का जब 150 साल पूरा हुआ तो हमने ही पूरे देश में आयोजन करने पर सजा है।
अपमान करने पर सजा है, आदमी नहीं जा रहा है, खड़ा हुआ है कार्यक्रम। चलिए नहीं ठीक है, नहीं सजा ठीक है, कोई सजा नहीं है। अरे छोड़िए साहब, आपने गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ठीक, चलिए ठीक है, मेहमान जी के पास आ रहा हूँ। ठीक है वैभव जी, धनोपिया जी ठीक है, अपमान नहीं करेंगे धनोपिया जी, ठीक है ठीक है फ्रीडम फाइटर मूवमेंट चल रहा था। ठीक है धनोपिया जी, आऊंगा आपके पास, रुकिए। आपको अपमान नहीं करना था, जोर से गाता था, आपका पता भी नहीं था कहाँ थे भाई, कहाँ से कहाँ आ गए। धनोपिया जी बस हो गया। गांधी जी शांति से खड़े हो जाती ना। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं 1 मिनट जरा आ रहा हूँ। वंदे मातरम नहीं आता, आप इटली की, आप विदेशी मूल की हैं, आपको वंदे मातरम नहीं आता, तो आप कम से कम सावधान की मुद्रा में तो खड़े हो सकते थे। आपको ना, फिर आपको उसी इंसिडेंट पे चलेगा, इंसिडेंटल पॉलिटिक्स पर बात नहीं करते ना। ठीक है, हम यहाँ पर पॉलिसीज पर बात कर रहे हैं। 1 मिनट वैभव जी और धनोपिया जी, ऐसे नहीं, और भी मेहमान है सर मेरे साथ, प्लीज ना। धनोपिया जी ठीक है, 1 मिनट, धनोपिया जी 1 मिनट, धनोपिया जी हम सबको खड़े होना पड़ेगा भाई। 3 मिनट 10 सेकंड जवाब जी को दीजिए। ना ऐसे ये टेस्ट नहीं लेना है सर, हमें ये टेस्ट नहीं लेना। ठीक है, मैं 1 मिनट में जरा जल्दी से हेमंत जी के पास आ रहा हूँ। हेमंत जी, नहीं आप कह रहे हैं मैं घुसा सकता हूँ, अरे क्या बातें करके। ठीक है धनोपिया जी, दूसरों को भी बोलने दीजिए। धनोपिया जी बस हो गया, धनोपिया जी हो गया, धनोपिया जी हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। धनोपिया जी आप बोलते रहेंगे प्लीज। मैं हेमंत जी के पास आ रहा हूँ, और भी गेस्ट हैं, धनोपिया जी प्लीज। हाँ हेमंत जी आपके पास आता हूं। हेमंत जी मुझे जरा ये बताइए, क्या संवैधानिक ढांचे को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है देश में? ये सवाल पूछना तो बेमानी होगा। आप जैसे प्रखर व्यक्ति से ये सवाल पूछूं या मैं पूछूं तो ये भी गलत है। सब जानते हैं होता रहा है, होता है और होता भी रहेगा जिस तरह का लोकतंत्र है। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जो वंदे मातरम की अनिवार्यता की गई है वो आने वाले दिनों में बहुत बड़े पॉलिटिकल बिखराव की, टकराव की वजह बन सकती है? क्योंकि कांग्रेस ने जब अपनी बैठक में फैसला कर लिया, सबसे बड़ी समिति की बैठक में, और कह दिया नहीं गाएंगे पूरा, उसमें क्या क्या बाध्यता है? क्या वो सिर्फ सार्वजनिक स्थानों पर गाने के लिए, वहां पर अगर वो खड़े हो जाते हैं, बहुत टेक्निकल सवाल है सर, अगर वो शांति से खड़े हो जाते हैं तो क्या उन पर कोई धारा लग सकती है? नहीं याद है तो क्या करें? कई लोग हैं जो जनगण मन पूरा नहीं जानते, वो खड़े होते हैं सावधान की मुद्रा में। अभी अपमान तो नहीं है पर गाना ही सम्मान है, ये कैसे स्पेसिफाई होगा? नहीं, गाना सम्मान नहीं है। अगर जो व्यक्ति नहीं जानता है तो वो शांति की मुद्रा में खड़ा हो जाए, लेकिन सम्मान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज को समझिए, कानून सब जानते हैं लेकिन कानून के स्पिरिट को लोग नहीं जानते। कानून के पीछे जो एथिक्स है, जो रूल है, जिस स्पिरिट से उसको बनाया गया है, उसको समझने की जरूरत है। अभी देखिए पूरे देश में कांग्रेस क्या कहती है, देश संविधान से चलेगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, संविधान सभा में जो निर्णय 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति जी जो राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने क्या कहा था कि जन गण मन के साथ वंदे मातरम को बराबर का सम्मान मिलेगा। तो क्या जनगणना में कोई अनुच्छेद गाया जाता है? जब कुछ बातें बोली जाती तो उसकी मीनिंग आप देखिए, एक कहावत है ना अंग्रेजी में, फैक्ट इज फैक्ट दैट कैन नॉट बी डिनाइड, रेस्ट ऑफ द फैक्ट्स आर इंटरप्रिटेशन, इट शुड बी, इट शुड नॉट बी। कांग्रेस इट शुड बी, इट शुड नॉट बी कर रही है, तो ऐसे देश नहीं चलता। दूसरी बात, अब आपको बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक को, राष्ट्रीय गीत के सम्मान का प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ये नैतिक कर्तव्य क्या होता है? क्या कांग्रेस की नैतिक कर्तव्य नहीं है कि जिस चीज को हमारा लॉ एंड ऑर्डर के रूप में 31 जनवरी 2026 को पास किया है, गृह मंत्रालय ने ऑर्डर्स रिलेटिंग टू द नेशन सॉन्ग ऑफ इंडिया जारी किया है, और उसमें कहा गया है कि आधिकारिक तौर पर पूरा संस्करण 6 छंदों का बताया गया है। तो कांग्रेस अलग डिफाइन क्यों कर रही है? जब ये कानून को मानते, संविधान को मानते हैं, तो पूरा संस्करण क्यों नहीं मान रहे? दूसरी बात, राष्ट्रीय गीत को सम्मान और शिष्टाचार की जब बात आप बना की बात करें तो इसकी कानूनी स्थिति को समझना चाहिए। 1971 में किसकी सरकार थी? 11 अगस्त को यह कानून बना था 1971 में। तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। तब कानून क्या बना था कि भाई जो इसके व्यवधान डालेगा, जो बाधा डालेगा, उसको 3 साल की जेल होगी, जुर्माना भी मिल सकता है। तो कांग्रेस क्या ये बाधा नहीं डाल रही है? ठीक है, आप नहीं गा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप देश के उस गान को जिस पर कानून बना हुआ है, जिसको संविधान सभा ने इजाजत दी है और जो अभी कानून बन गया है, आप उसकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं? क्या बाधा नहीं डाल रहे हैं? क्या संविधान के स्वरूप में बाधा नहीं डाल रहे? कांग्रेस ये समझा दे, ठीक है, ये बेवकूफ बनाना बंद करे लोगों को
कि हम नहीं गाएंगे, हम 2 छंद गाएंगे। कांग्रेस ने ऐसा कहा, ये कहां लिखा हुआ कि आप 2 ही छंद गाएंगे? आपको उस वक्त लिखा था कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो उस वक्त देश को आजादी कराना था। और जब देश 2 पार्ट में धर्म के नाम पर बंधा, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि एक जाति के लिए हम वो छंद को नहीं गाएंगे? ये अपमान है या नहीं, ये समझा दे मुझे। ठीक है, नीरज जी आपके पास आता हूं। नीरज जी, अब तुष्टीकरण पर की बात कर लेते हैं। क्या बहुत ज्यादा कहते हैं ना हार्ड तुष्टीकरण की तरफ कांग्रेस इससे बढ़ गई है, या कांग्रेस की मजबूरी थी? क्योंकि हम देख रहे थे कि जो कांग्रेस से जुड़े मुस्लिम नेता थे वो तमाम ये कह रहे थे कि हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम, और ऐसे समय में उनके साथ खड़े होना उनका जरूरी था, वरना जो उनका डिवोटेड वोट बैंक है वो छिनने का खतरा होता, वो डर था। वैसे ही अभी हम देख रहे हैं कि चाहे वो ओवैसी हो या दूसरी पार्टियां हो, बहुत ज्यादा सेंध लगा रही हैं कांग्रेस के उस वोट बैंक में। तो उस वोट बैंक को बचाए रखने के लिए इस कदम को राजनीतिक परिपक्वता के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से, पॉलिटिकल मैच्योरिटी के हिसाब से आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, जो मैंने पहले कहा था, मैं दोबारा से एक बार फिर वही बात कहूंगा कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, हर नागरिक को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। ये हमारे देश का संविधान भी कहता है और गाना ही चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप तमाम ऐसी चीज राजनीतिक दल हैं जो इन सब चीजों को ही लेकर राजनीति कर रहे हैं। जो मैंने पहले कहा कि कोई राष्ट्रवाद के चुनाव में चाहता है, कोई किसी अन्य मुद्दे पे चुनाव चाहता है, तो मूलभूत चीजों को आप क्यों दरकिनार कर रहे हैं? क्या जो चीजें हैं, आप अब लगातार भारतीय जनता पार्टी के सबसे छोटे पायदान पे बैठे नेता से लेकर बड़े नेता से बात कर लीजिए, वो एक ही बात कहेंगे कि राम मंदिर चंदा चोरी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक लेकर रामलला को तो आप राजनीति कर रहे थे, अब आप कह रहे हो चंदा चोरी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को कम से कम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पे राजनीति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देश के सम्मान और देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है। इस पे राजनीति ना हो तो ही हमारे देश ना। नीरज जी, ये आपके ये ओपिनियन आपकी बिल्कुल मैं स्वीकार कर चुका हूं, सुन भी चुका हूं, सभी यही चाहते हैं। लेकिन इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट किसे नफा दिलाएगा, किसे नुकसान दिलाएगा? आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि आप जो सियासत को इतने करीब से देखते रहे कि कांग्रेस इसमें थोड़ा अभी भले लग रहा है कि निशाने पर है, आगे जाकर के इसको गेन करेगी इस मुद्दे को, या बीजेपी जहां जैसा चाह रही थी वैसा फायदा उठा ले जाएगी? किससे फायदा दिख रहा है आपको? हमारे देश में एक बड़ी बीमारी है जो लाइलाज है। उस बीमारी का नाम है कि हमारे देश के लोगों को भूलना बहुत जल्दी आता है। और मुझे लगता है कि जिन राज्यों में भी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अब से लेके और इसको चुनाव तक लगातार उठाएगी, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता। क्योंकि वंदे मातरम को मैं कहता हूं कि गांव में रहने वाली, जो भारत सरकार की रिपोर्ट कहती है 75% 65% लोग गांव में रहते हैं। आप आ जाइए मैदान में, गांव में कितने लोग गा लेते हैं राष्ट्रगीत। तो उन सब चीजों को भी देखना चाहिए। और जनता आज की तारीख में महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से परेशान है, उसकी बात करना चाहती है। उसे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सम्मान तो चाहिए और सम्मान करेगी भी, लेकिन अपने मूल मुद्दों पे भी उसको चाहिए कि उसको सरकार जवाबदेही सरकार की तय हो। जो लगातार आप लंबे लंबे मैन्युफेस्टो चुनाव में दे देते हैं और चुनाव में आते हैं तो मटन, मछली और मंगलसूत्र पे आके खत्म कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये सब चीजें होनी चाहिए, लेकिन राजनीति कम से कम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पे कतई नहीं होने चाहिए इस देश में। जी ठीक है, चलिए ठीक है। धनोपिया जी आपके पास आता हूं। धनोपिया जी, आप संविधान की दुहाई दे दे करके बीजेपी को कोसते रहे, संविधान की किताब लेकर के राहुल गांधी घूमते रहे, और पूरी पॉलिटिकल अभी की जो फील्डिंग सेट की है आप लोगों ने घेरने के लिए, वो सब संविधान के आसपास व्यूह रचना रची गई है बीजेपी को घेरने की। अब सवाल यह है कि उस संविधान में भी बंटवारा कि हमारे नेताओं ने जो संविधान बनाया था वो वाला संविधान मानेंगे, इन्होंने जो संविधान में संशोधन किया ये नहीं मानेंगे। कल को आप फिर कहेंगे 3 तलाक हम वापस कर देंगे, जीएसटी वापस कर देंगे, 300 वापस कर देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो वंदे मातरम को वापस कर देंगे। ऐसा अगर होने लगा सर, ये पॉलिटिकल वेंडेटा इस लेवल पर पहुंच गया, तो फिर तो पिछली 5 साल सरकार जो करके आएगी, अगली सरकार पहला काम तो ये करेगी कि उसको वापस करो, फिर वो अपना करेगी, फिर अगली नई सरकार आकर के वो वापस करेगी, तो देश तो वहीं खड़ा रह जाएगा। देखिए अभिलाष जी, संविधान संशोधन जी 2/3 बहुमत के साथ होते हैं, और जो भी सरकार बहुमत में प्रस्ताव पास करती है उसको पालन करना सबका धर्म होता है जी। लेकिन आज संविधान के लिए जिस तरह का माहौल लोगों ने बनाया है,
संविधान का जिस तरह से ये गलत तरीके से व्याख्या करते हैं, जिस तरह से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस न्याय नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रहा है, उस सब कुछ चीजों के लिए ही राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और राहुल जी जो कहते हैं वो कहीं गलत भी नहीं है। राहुल जी ने नीट परीक्षा का बोला, आपके सामने परीक्षाओं के सामने निकल के आ गया। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की मंशा ऐसी कतई नहीं है। वंदे मातरम और जो है जनगण मन, ये दोनों ही हमारे देश के हर नागरिक के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी के साथ साथ संवैधानिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन सवाल यह है कि मुद्दा सिर्फ यहां उठ रहा है कि सजा की बात जो हो रही है, अपमान की बात हो रही है, उसमें कहां कांग्रेस अपमान कर रही है? हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना उसको। आपने संविधान में किया है संशोधन, हमने स्वीकार किया है, मना तो नहीं किया। मैंने तो इतना बोला है कि जो बार बार मेरे मित्र बोल रहे हैं कि जनता की, गरीबों की समस्याओं को एक दरकिनार कर दिया, शिक्षा को कर दिया, रोजगार को कर दिया, स्वास्थ्य को कर दिया, सारी चीजों एक तरफ कर दिया। अब इस तरह की बातें लेके आ गए। मंदिर चोरी का जो मामला था वो आप देखिए, जो लोग जमपतरा जैसे लोग जिनके नाम थे वो वापस से भाग के फिर बैठ गए, वो कहते मैं नहीं बैठूंगा। तो इससे आप अंदाज लगा लीजिए कर क्या रहे हैं ये लोग। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करके लोगों को, इस देश को बांटवारे की ओर ले जाने का, माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। इससे अलावा कुछ नहीं करते। कांग्रेस पार्टी को इन सब चीजों का आपत्ति नहीं है, मगर मैं कहना चाहता हूं आदरणीय कि समझने की कोशिश करिए, देश को चलाइए, युवाओं को रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए और उस भविष्य में उनके अपने आप को मजबूत खड़ा होने का मौका दीजिए। चलिए ठीक है, वैभव बैस जी आपके पास आता हूं। वैभव जी देखिए, अब इतना मैच्योर तो हो चुका है वोटर कि वो समझने लगा है कि जब जब सत्ता पक्ष परेशानी में रहता, आप अकेले नहीं, कोई भी सत्ता पक्ष, तो वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है कि मामला थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। क्या आपको लगता है वंदे मातरम के इस विवाद का पॉलिटिकल माइलेज, जो आप कभी नहीं स्वीकार करते और सबको लगता है कि उसी लिए किया गया है, वो आप ले पाएंगे और जो प्रेशर बिल्टअप हुआ है उससे निकल पाएंगे, कांग्रेस को कटघरे में जनता की अदालत में आप खड़ा कर पाएंगे? लीगली तो देखिए ज्यादातर अभी हमने सुनाया, हेमंत गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि लीगली अगर कोई शांति से खड़ा है तो आप उस पर एक्शन नहीं ले सकते। जेपी धनोपिया जी भी बोल रहे हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है तो सोच समझ के किया होगा। लेकिन जनता की अदालत में गुनहगार साबित कर पाएंगे क्या आप कांग्रेस को? अभिलाष जी, कांग्रेस जनता की अदालत में 2014 से ही गुनाहगार साबित हो गई है और ये विषय कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अभी पहले स्टेटमेंट में कहा था कि कोर्ट के कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि 2 पद गाना है कि 6 पद गाना है। वो भी उनका कंफ्यूजन दूर हो गया कि 6 के 6 पद गाने हैं, 3 मिनट और 10 सेकंड में गाने हैं। ठीक है सर, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, आपसे दुनिया कम देखा हूं, लेकिन आप लोगों की पार्टी राहुल गांधी जी से लेके आप तक सिर्फ ब्लफ में चलती है। अभिलाष जी, स्वस्थ राजनीति और देश की राजनीति क्या होती है कि जब नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो संयुक्त राष्ट्र में अटल जी को, जो उस समय के नेता प्रतिपक्ष थे, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजे थे। जब देश ने परमाणु परीक्षण किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने और अटल जी ने खास तौर से भूरी भूरी प्रशंसा की थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की। हम अगर वंदे मातरम का गीत को लेकर कानून का दर्जा देते हैं, उसके संरक्षण के लिए कानून लाते हैं, तो कांग्रेस को उसमें भी आपत्ति करनी, ये कांग्रेस का चरित्र है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, एक तबके ने धर्म के आधार पर दूसरा देश ले लिया, दूसरा देश धर्मनिरपेक्ष बना, जो हमारा भारत देश है। तो इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी वर्ग को, किसी भी तबके को, किसी भी राजनीतिक दल को इस देश के राष्ट्रगीत को गाने में क्या समस्या हो सकती है? क्या समस्या हो सकती है? और लोगों को समस्या हो नहीं रही है। कांग्रेस उस समस्या को और बढ़ा रही है। कांग्रेस चाहती ही है कि देश का अंदर अस्थिरता रहे, देश में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो सब आने से रुक जाए, देश का विकास का सूचकांक निचले पायदान पे आए। कांग्रेस की ये मानसिकता है कि देश के अंदर का माहौल खराब करना है, चाहे किसी भी चीज को लेके। ठीक है, लेकिन वैभव जी एक चीज ये है कि संविधान में संशोधन, ये पॉलिटिकल नफे नुकसान या विपक्ष को घेरा जाएगा, इसी पर क्यों होता है? अभी 30 तारीख को जो नजदीक आ रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आसपास के करीब 18 राज्यों के करीब 25 लाख शिक्षक दिल्ली में कह रहे हैं कि हम जंतर मंतर पर आएंगे। उनके साथ समस्या है और वो मांग कर रहे हैं लगातार, अपने अपने राज्यों से ज्ञापन दिए गए हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार विधेयक ला करके, अध्यादेश ला करके हमें टीटी की परीक्षा से मुक्त करा दे। तो ऐसी चीजों पर भी तो कभी कुछ संसद हमारी करे, बीजेपी करती दिखे कि यहां कुछ हो रहा है। ऐसे मुद्दों से दरकिनार जब कई दिनों से प्रदर्शन चल रहे होते हैं, आप खुद लड़ाई लड़ते रहे हैं डीलिस्टिंग की छत्तीसगढ़ में, आप तो बेहतर समझ सकते हैं। आज तक 1970 से वो चीज पड़ी हुई थी, आज तक उस पर डिसीजन नहीं हो पाया। वो डिसीजन उन्हीं मुद्दों पर क्यों होते हैं जो बीजेपी के पॉलिटिकल डिस्कोर्स को सूट करते? वो डिसीजन उन मुद्दों पर क्यों नहीं होते जिनकी धार पर तैर करके बीजेपी सत्ता तक तो आती है?
लेकिन फिर उसे आगे नहीं बढ़ाती है। आप लोग धर्मांतरण को लेकर के बात करते थे, केंद्र ने आज तक धर्मांतरण, आपने कहा था धर्मांतरण पर हम बड़ा कानून लाएंगे, केंद्र लाए, नहीं लाया केंद्र, राज्य सरकार ला रही है अपने अलग से। आप लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, केंद्र क्यों नहीं ले आता? तो आप लोग जहां फायदा होता है वहां पर काम करते हैं, वहां कानून बनाते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। और यह आरोप लगता है बीजेपी पर कि जहां आम लोग 25 लाख शिक्षक परेशान, आदिवासी लाखों करोड़ों परेशान है, जो कहते हैं कि भाई डीलिस्टिंग का मामला सुलझा दीजिए, प्रदर्शन करते हैं, आप लोग उसका समर्थन करते थे, विपक्ष में थे। तो ये मुद्दे कहां जाएंगे फिर? वंदे मातरम आगे अच्छी बात है, आप जैसा चाहते थे हुआ, जनता के हिसाब से काम कब होगा? सर, जनता के हिसाब से ही काम हो रहा है। अभिलाष जी, मैं फिर से अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि 2014 में जब हम लोग इस देश की सत्ता में आए थे तो हमें देश जिस कंडीशन में मिला था ना अभिलाष जी, वो आज तक सुधारते उसका सुधार एक अभी भी चल रहा है। शौचालय बनवाने से शुरू किया था हम लोगों ने सुधार कार्य, और 14 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाने पड़े हैं इस देश में 2014 के बाद से लेकर आज की तारीख तक। आवास इन लोगों को आवाज देने का एक क्रांतिकारी फैसला यही सरकार लेके आई। धनोपिया साहब, आप मेरे को बोल लेने दीजिए, कितना कर्जा बढ़ गया सर, ये तो बता दीजिए। धनोपिया जी प्लीज बोल। कितना कर्जा बढ़ गया, मैं पूछ रहा हूं आपसे, कितना कर्जा बढ़ गया देश में? हम उनका प्राथमिकता से निराकरण करते हैं। शिक्षकों का विषय है, बहुत जल्दी उनसे भी बातचीत की जाएगी, बहुत जल्दी उस समस्या का भी निराकरण किया जाएगा। सरकार हर वर्ग के अधिकार के लिए जागरूक है, और हमारा विपक्ष इतना माशाअल्लाह है अभिलाष जी कि हमें देश के लिए वंदे मातरम के ऊपर हम कानून बनाते हैं तो हमारा विपक्ष उसमें भी कहता है कि हम तो ये नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमारी समस्याएं थोड़ी दूसरी है, हमारे को विपक्ष बहुत शानदार मिला है। ठीक है, तो हेमंत गुप्ता जी, ऐसे विपक्ष के साथ डील करने में हमको कुछ समस्याएं आती है, लेकिन हम उन समस्याओं से रास्ता निकाल के लोगों की हेमंत गुप्ता जी को बिल्कुल नहीं रोकते, वो सब काम निरंतर चलेगा। हेमंत गुप्ता जी, बहुत सारे ऐसे बड़े मसले हैं जो देश की मुख्य धारा में आ ही नहीं पाते। मैंने आदिवासियों का बड़ा मसला बताया, डीलिस्टिंग। बहुत समय 1970 का मुझे जितना पता है, मेरी जानकारी बहुत छोटी रहती है, पर जितना मुझे पता 1970 का एक प्रस्ताव जो है केंद्र के पास पड़ा हुआ है कि भाई इस पर फैसला ले लीजिए। धर्मांतरण के विरोध में कड़ा कानून देशव्यापी नहीं बन पा रहा। जो ऐसे मुद्दे हैं जिनमें डेयर लगता है, जिनमें हिम्मत लगती है, और वो दिखते हैं सीधे तौर पर कि ये देश के हित के मुद्दे हैं, उनको पीछे दबाए रखना और नए नए मुद्दों को ला करके उन पर पॉलिटिकल पूरी की पूरी फोकस जो है उसको गेन कर लेना, क्या ये देश की सियासत का इतिहास जो है वही वर्तमान और वही भविष्य रहेगा, या आपको लगता है कि कभी मुख्य मुद्दों पर भी बात हुआ करेगी? अविनाश जी, एक बात बताइए, जब आप कहते हैं कि बदल नहीं रही है दुनिया, बदल नहीं रही है, तो दुनिया कब बदलेगी? जब आप खुद को बदलेंगे। जी, कांग्रेस की मानसिकता आज तक नहीं बदली। मैंने 40 साल पत्रकारिता भी किया और ये कानून का विशेषज्ञ बना। जब पढ़ा तो कहा कि भाई ये कैसा संविधान है हमारे देश का जो सबको सब आजादी देता है। तो यही कांग्रेस एक तरफ कहती है आर्टिकल 19 को लेते हुए कि हमें हर चीज पर अभिव्यक्ति की आजादी है। तो आर्टिकल 14 कहता है कि आपको अगर आजादी है तो सबको कानून के नजर में बराबर है। अब ये बताइए कि सरिया कानून कब बना? 1937 में। आपको पता होगा 1939 में एक मैगजीन निकलती थी, और उस मैगजीन में को पढ़ करके महात्मा गांधी ने, नाम भूल रहा हूं मैं उसका, महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, हमें पूरा राष्ट्रगीत गाना चाहिए क्योंकि ये राष्ट्र का मामला है। ये कहां लिखा हुआ है कि दो गाना? भाई उस वक्त एक ही मामला था कि देश में जो कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को हिंदू देवी देवताओं से तकलीफ थी, तो उन्होंने कहा कि जब धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हो जाएगा तब हम इसको देखेंगे। तो जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ तो मुस्लिम अपना चले गए, वो तो वहां नहीं गाते वंदे मातरम, वो वहां नहीं गाते जना गण मन। तो जब इस बात को हुआ तो आप देश बंटने के बाद अब आप उस फैसले को नकार रहे हैं, तो फिर आपने 1971 में कानून क्यों बनाया? मुझे ये बताइए, कांग्रेस नहीं बनाई ना। और आपने ही कहा कि इसके सम्मान को जहां दर्जा नहीं जाएगा उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपने दंडात्मक करवाने की बात कही, तो आप लॉ की स्पिरिट, कानून की स्पिरिट को क्यों नहीं बताते हैं? आप अधूरे बात क्यों करते हैं? आप, एक कहावत है ना कि एक लेडी गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने पूछा कि आप प्रेग्नेंट है? लेडी ने अपने पेट में हाथ फिरते हुए कहा लगता तो है कि मैं प्रेग्नेंट। ऐसा कहीं होता है? या तो होगा या तो नहीं होगा।
पर ये और अपने हिसाब से आप कानून को घुमाएंगे, संविधान को बताएंगे, ऐसा देश नहीं चलता है। एक तरफ हम मुसलमानों को कहते हैं कि भैया आप कानून के नजरों में बराबर है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं हम कानून नहीं मानेंगे, संविधान नहीं मानेंगे, हमारा सरिया कानून होगा। ठीक है, तो ये देश कहां है? पहले ये कानून कांग्रेस तय कर ले। कांग्रेस की जो परिभाषा है वो यही है कि भाई वो अपनी मानसिकता को आज तक चेंज नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा नैरेटिव है। ठीक है नीरज जी, फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। नीरज जी देखिए, जिस तरह से पॉलिटिकल पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वंदे मातरम पर हो गया है, तो क्या पीछे छूट जाएंगे बड़े मुद्दे जो चल रहे थे इस वक्त देश में, या आपको लगता है कि जनता, जो आप पहले कह रहे थे कि जनता उन्हीं मुद्दों पर जुड़ी रहेगी? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत जल्दी माइंडसेट चेंज होता है, आप भी कह रहे थे जल्दी भूल जाते हैं लोग यहां पर, तो माइंडसेट चेंज होगा नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए अभिलाष जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जंतर मंतर पे बैठे छात्र और रांची में बैठे छात्र जी, एक तो देश की सबसे बड़ी महापंचायत पार्लियामेंट में जितने भी राजनीतिक दल हैं, सबने एक नई चीज जो हमें सिखाई वो ये सिखाई कि जंतर मंतर पर बैठे छात्र अलग थे और रांची में अलग थे। तो छात्रों के दो प्रकार हिंदुस्तान में आ गए और देश में पहली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी देखने को मिली जो अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, पार्लियामेंट के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि जिस देश का स्वास्थ्य और शिक्षा कमजोर होगी उस देश की कभी तरक्की नहीं हो सकती। क्या पार्लियामेंट में इन चीजों की चर्चा नहीं होनी चाहिए? अभी हमारे बड़े भाई हैं, तमाम योजनाओं की बात कर रहे थे, एक योजना बता दीजिए भारत सरकार की जो नई लाए हो आप, एक आज तक 12 सालों में जितनी योजनाएं चल रही हैं, आपने नाम चेंज किया। इससे पहले भी इंदिरा आवास था, इससे पहले भी शौचालय मिलते थे, इससे पहले भी राशन दिया जा रहा था। आप उसको अपनी योजना बताकर देश की जनता को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और जान रही है। अपने आंकड़े सार्वजनिक करने को बोलिए ना, जिन लोगों ने पहले दिया। वैभव जी बोलने दीजिए। आतंक की बात करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। एक योजना आपके पास नहीं है। एक बड़ी बात अभिलाष जी में बता दूं आपको कि अभी आपको याद होगा प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, वहां सैकड़ों हजारों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए गए थे। एक आदमी की डेड बॉडी का फुटेज नहीं आया, सरकारें कहती कोई नहीं मरा, तमाम को मुआवजा दिया गया। और वही बात चली रही है आप पहलगांव में, तो जहां आतंकी आए और हमला करके चले गए, एक एक आदमी का वीडियो और फुटेज जारी हो रहा है। ये क्या तरीका है? ये क्या है? क्या वहां आतंकी हमला करने आए थे कि रील बनाने आए थे? रील बनाने तो मुझे लगता नहीं आए थे। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को जनता समझ गई है और अब आपके झांसे में आने वाली नहीं है। जी अभिलाष जी, ठीक है। तो ये मामला देखिए, भले ही कहे कि वंदे मातरम देश की अस्मिता और सम्मान का सवाल है, ये बिल्कुल है आम जनता के लिए। बीजेपी की कांग्रेस के लिए तो पॉलिटिकल सवाल है, और पॉलिटिक्स कांग्रेस ने उस वक्त भी की थी जब इसके छंदों को हटाया गया था, और बीजेपी आज कर रही है जब इसे वापस जोड़ा गया है। वो देश हित के लिए है या जनता के फायदे के लिए, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन हाँ, यह तय है कि इसका फायदा या नुकसान किसी ना किसी को होगा। और मुझे जितना जान पड़ता है वो ऐसा लगता है कि बेवजह बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी, हम रूठे ही कब थे मनाने की जरूरत क्या थी। कांग्रेस ने यहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस मामले से अगर दूरी बनाए के चलती, ऐसे चल रही थी, तो शायद ज्यादा सहज स्थिति में होती। उसने बहुत मौका दे दिया बीजेपी को कि वो फिर से आपको देशभक्ति, देशद्रोही, राष्ट्रवाद और उस तरफ खींच कर ले जाए। आप असल मुद्दों से वापस उन मुद्दों की तरफ जा रहे हैं जहां पर बीजेपी पिछले करीब 1.5 दशक से आप पर भारी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं वैभव जी, आपका, जेपी धनोपिया जी, हेमंत गुप्ता जी, नीरज महेरे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।